अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डेट वर्जन्स और आज आपके लिए मैं एक और नई वीडियो लेकर आया जिसमें मैं आपको कोल्ड वर्क परमिट के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि परमिट्स की टाइप कितनी होती हैं और मैंने कहा था कि मैं हर एक टाइप्स का एक न्यू वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको डिटेल बताऊंगा। तो ये वही वीडियो है, इसमें मैं डिटेल बताऊँगा कोल्ड वर्क परमिट के बारे में। ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वर्क परमिट के बारे में, कोल्ड वर्क परमिट के बारे में सब डिटेल पता लग जाएगी। इसका फॉर्मेट क्या है, इसको फिल कैसे करते हैं और इसमें कौन कौन से टाइप्स इसकी हैं और कौन कौन सी आपने इसको फिल करने के लिए क्या आपने प्रोसीजर अपनाना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलें स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों ये है हमारा परमिट्स। तो ये मैंने खुद ही बनाया है। इसी तरह के परमिट यूज़ होते हैं क्योंकि मेरा भी कनेक्शन एक कंस्ट्रक्शन फील्ड से है। तो मैं इसीलिए मैंने ये खुद ही परमिट्स बनाए हैं। तो इसको आप देख लें, जस्ट मैं इसको अभी कंप्लीट डिटेल बताता हूँ, आपने वीडियो एंड तक देखनी है। दोस्तों आपका सबसे ऊपर आपका प्लांट नेम और कंपनी नेम लिखा होगा, ये आपका डॉक्यूमेंट नंबर लिखा होगा, यहाँ आपका रिवीजन लिखी होगी कि कौन कितनी रिवीजन इस परमिट्स में आ गई है। उसके बाद रिवीजन डेट लिखी होगी। तो रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स जो आपके एसओपी होंगे वो आप यहाँ पर लिखे होंगे। और ये है ज़रूरी चीज़, ये आपका परमिट का नंबर होता है यहाँ पे। तो उसके बाद हम आ जाते हैं, ये कोल्ड वर्क परमिट है। कोल्ड वर्क परमिट में सबसे पहले लिखा होता है दिस परमिट सेक्शन डिपार्टमेंट, कि ये कौन से सेक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ आपने अपना टाइटल लिखना है कि किस जगह के लिए कौन सा सेक्शन है हमारा, उसके लिए हमने इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप आ जाएं यहाँ पे टू डू दी फॉलोइंग। फॉलोइंग पे लिखा होगा कि आपने क्या करने के लिए ले रहे हैं परमिट। यहाँ आपने अपनी डिटेल लिखनी है, जो काम आपने करना होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नंबर 3 पे यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है लोकेशन इक्विपमेंट डिटेल। आपकी लोकेशन कौन सी होगी, ग्रीन फील्ड होगी, ब्राउन फील्ड होगी, आपने कौन सी अपनी फील्ड लिखनी होती है। जो तो ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड में डिफरेंस आपको पता होगा क्योंकि उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने अपनी लोकेशन लिखनी होती है। लोकेशन के बाद ये आपके पास नंबर 4 पे ऑप्शन आ जाता है जॉब साइट विजिट कैरी आउट बाय ओरिजिनेटिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पर लिखा है कि आपकी जो ओरिजिनेटिंग अथॉरिटी होती है, ये मैं आपको बताता हूँ आगे चल के ये कौन सी होती है। तो इसको आपने यस करना होता है या नो करना होता है, क्योंकि ये देखिए यस करना से आपकी जो है और उन्होंने लिखा है कि आप विज़िट करेंगे तो यस, अगर ज़रूरत नहीं तो नॉट रिक्वायर्ड। उसके बाद ये देखिए वैलिडिटी आ जाती है। वैलिडिटी पीरियड क्या है, वैलिडिटी पीरियड ये है कि आपके यहाँ पर लिखे होते हैं डेट टाइम फ्रॉम टू, कि आपका परमिट जो है कब से कब तक होगा। बेसिकली जो ज़्यादातर परमिट्स होते हैं वो होते हैं नाइट मॉर्निंग इवनिंग, 3 शिफ्टें होती हैं इनकी। तो इन 3 शिफ्टों में 8-8 घंटे 8-8 आवर के एक-एक परमिट होता है, तो इसको एक्सटेंड होते रहते हैं। बेसिकली 24 घंटे बाद परमिट जो है वो क्लोज़ हो जाता है। तो उसके बाद जो है नया परमिट बनता है। तो अब आते हैं इसकी जो है एक्शन एंड कंडीशन, इसकी जो लिस्ट होती है ये कौन-कौन सी होती है। यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन होते हैं, येस, नो एंड नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद ये आ जाते हैं, इधर लिखा हुआ है इज़ वेंटिलेशन सफिशिएंट, कि आपकी जो है वेंटिलेशन आपकी जो है वो सफिशिएंट है या नहीं, आपने येस कर देना होता है। ये अमूमन येस ही होता है। उसके बाद डीप्रेशराइज ड्रेन्ड, अगर आपका जहाँ पर आपने काम करना है वहाँ पर आपने कोई प्रेशर वगैरह है उसको ड्रेन कर दिया है तो आपने यस कर दीजिएगा। और उसके बाद ये आ जाता है स्टीम वाटर फ्लश्ड, अगर यहाँ वहाँ पर जहाँ आपने काम करना है वहाँ स्टीम या वाटर है उसको आपने फ्लश कर दिया तो उसको यस कर दीजिएगा। उसके बाद नंबर 4 पे आपका आ जाता है एरिया बैरिकेशन रिक्वायर्ड, अगर आपने जहाँ पे काम करना है वहाँ पर एरिया को बैरिकेशन करने की ज़रूरत है या नहीं, अगर नहीं है तो नो कर दे, अगर है तो यस कर दे। उसके बाद ऑल कंबस्टिबल मटेरियल रिमूव, या अगर वहाँ से आपने मटेरियल जितना भी कंबस्टिबल मटेरियल उसको रिमूव कर दिया है या करेंगे, उसको यस या नो कर सकते हैं। यहाँ पूछ रहे हैं आपने किया है कि नहीं, तो यहाँ यस और नो इसको आप कर दीजिए यस। उसके बाद फायर एक्सटेंशन रिक्वायर्ड, चूँकि ये कोल्ड वर्क परमिट है फायर एक्सटेंशन की ज़रूरत तो नहीं, इस आप नो कर दीजिए। उसके बाद एनी रिक्वायरमेंट्स ऑफ फायर टेंडर, कोल्ड वर्क है फायर टेंडर की ज़रूरत नहीं तो इसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, इधर एप्लीकेबल नहीं होता। तो उसके बाद एडजेसेंट एरिया सेफ़ फॉर स्पार्क, स्पार्क से आपका जो एरिया है सेफ़ है तो उसको आप कर दीजिए येस। उसके बाद आइसोलेटेड
एनी इक्विपमेंट डिटेल, अगर आपने कोई आइसोलेट किया है उसको डिटेल लिख दीजिए यहाँ पर, नहीं तो इसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। और उसको बाद एनी रिक्वायरमेंट्स ऑफ फायर ब्लैंकेट, चूँकि कोल्ड वर्क है यहाँ पर ज़रूरत नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर दी। उसके बाद रेलिवेंट MSDS केमिकल अवेलेबल ऑन साइट, अगर आपका कोई साइट पे जो है MSDS है तो उसको आप जो है यहाँ पर अगर है तो अवेलेबल है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नहीं कर दीजिए, अगर एप्लीकेबल नहीं होता तो नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद नंबर बी पे आपकी आ जाती है रिक्वायर्ड पीपीज। तो यहाँ पर आपने अपनी पीपीज सेलेक्ट करनी है, जो आपने यहाँ पर काम लिखना होगा उसी के अगेंस्ट आपने अपनी पीपीज सेलेक्ट करनी है कि कौन कौन सी हमारी पीपीज। ओवरऑल हेलमेट तो सेफ्टी शूज़ ये तो ऑलमोस्ट होती हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं ग्लव्स, कॉटन, फेस शील्ड, हार्नेस, एयर प्लग, कनोपी का तो नहीं इस्तेमाल होगा, गम बूट्स अगर आपने कहीं पानी में काम करना है तो गम बूट, फर्स्ट एड बॉक्स ये तो डेफिनेटली होगा, अगर अदर कोई चीज़ है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाती है जॉब रिलेटेड एंड रेजिडुअल हैज़र्ड, के जॉब के रिलेटेड या और रेजिडुअल, अगर आपके जॉब के नज़दीक कोई हैज़र्ड है तो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी ऑप्शन दिए होते हैं, परमिट्स पे होते हैं कि कौन कौन सा आप क्लिक कर सकते हैं। इसमें आ जाता है इंजरी टू पर्सन, अगर इंजरी हो सकती है बंदे को तो उसके बाद फॉलिंग पर्सन, अगर बंदा गिर सकता है तो ये आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक, नोज, पावर सप्लाई लाइन, फायर एक्सप्लोजन, उसके बाद वर्क एट हाइट, मूविंग मशीनरी, लीकेज, कन्फाइंड स्पेस, एक्सेस प्रॉब्लम, अगर एक्सेस प्रॉब्लम है, रेडिएशन है साइड पे तो वो लिख सकते हैं। डस्ट सफोकेशन, अगर घुटन है तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको अदर अदर में कोई और हो तो आप इधर से लिख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं नंबर डी पे। डी पे आ जाता है हमारा गैस टेस्ट। गैस टेस्ट अगर रिक्वायर्ड है तो आप रिक्वायर्ड करके यहाँ पर आपने जो गैस की जो है LEL लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट होती है वो आपने लिखनी है। अगर नॉट रिक्वायर्ड है तो आप नॉट रिक्वायर्ड पे इसको जस्ट कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपकी जो है रिक्वायर्ड है तो आपने यहाँ पर 3 शिफ्टें होती हैं, हर एक की लिखवानी होती है। जो ये कम्बस्टिबल होती है, जो 0% होता है, ये लो होता है, ये इन्होंने सब की डिटेल बताई है। ऑक्सीजन की इतनी होनी चाहिए, 90.5 से ज़्यादा होनी चाहिए। अमोनिया की 25 ppm से कम होनी चाहिए। इन सब की जो ये लिखी है इतनी LEL है कम से कम। तो यहाँ ये देखिए H2S की है 10 ppm, उसके बाद CO की है 50 ppm, SOX की है 1 ppm, उसके बाद क्लोरीन की है 0.5 ppm। तो यहाँ पर आपने लिखनी होती है। उसके बाद ये जो लिख कर उसके ऊपर टाइम, डेट, सिग्नेचर, नाम आप लिख सकते हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शन हो तो यहाँ पर आपने लिखनी होती है। तो ये जो ओरिजिनेटिंग अथॉरिटी होती है ये बेसिकली क्लाइंट होता है आपका, क्योंकि परमिट्स तो क्लाइंट से ही लेने होते हैं तो ओरिजिनेटिंग अथॉरिटी क्लाइंट्स ही होती है। उसके बाद जो है ये आपके पास स्पेशल आ जाती है ओरिजिनेटिंग अथॉरिटी के से साइन होते हैं यहाँ पर। आई हैव इंस्पेक्टेड the site and it is safe for work to start, have no inspected the site but acknowledge the work। तो ये अगर वो कहता है कि आपने देखा है तो ठीक है, अगर आपको आपने साइट पर नहीं किया लेकिन आपको पता है तो आप यहाँ पर सिग्नेचर कर दें। उसके बाद ओरिजिनेटिंग अथॉरिटी होती है नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, यहाँ पर उसका नेम, डेजिग्नेशन, साइन हो जाते हैं। उसके बाद नंबर ई पे आ जाता है हमारे पास एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। ओरिजिनेटिंग अथॉरिटी वो होती है जो पहले परमिट्स के ऊपर साइन करती है, जो यानी कि कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड होते हैं। और उसके बाद एक्सेप्टिंग अथॉरिटी जो होती है वो बेसिकली होते हैं कमीशनिंग और ऑपरेशन के बंदे ज़्यादातर होते हैं, तो वो एक्सेप्ट करते हैं परमिट को। उसके बाद ये एक्सेप्टिंग अथॉरिटी वाले साइन करते हैं क्योंकि उन्होंने कर दिए होते हैं। और उसके बाद ये देखिए एक्सेप्टिंग अथॉरिटी आ जाती है, वो परमिट्स के साइन करती है। और ये ओरिजिनेटिंग अथॉरिटी के बाद एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के बाद जो है परफॉर्मर साइन करता है कि मुझे आई फुली अंडरस्टैंड द जॉब कंडीशन। परफॉर्मर साइन, और कॉन्ट्रैक्टर का नाम जो होता है और साइन अपना जो नंबर होता है, कार्ड नंबर, वो यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट पे आ जाता है हमारे पास कंप्लीशन आ जाता है, नंबर F पे कंप्लीशन आ जाता है। ये सब के बाद कंप्लीशन आ जाता है। हार्ड वर्क कंप्लीटेड, हाउस वर्क डन, परमिट कैंसल्ड, यहाँ हार्ड वर्क भी हो सकता है, कोल्ड वर्क कंप्लीटेड। तो रीज़न आपने यहाँ पर लिखनी होती है, रीज़न आपकी क्या है, किस वजह से, अगर तो टाइम कंप्लीट हो गया है, जॉब आपने कंटिन्यू लगनी होती है तो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, ओरिजिनेटिंग अथॉरिटी के साइन हो जाते हैं। उसके बाद ये लास्ट पे आ जाता है टाई इन परमिट। टाई इन परमिट क्या होते हैं दोस्तों?
टाई इन परमिट क्या होते हैं कि अगर आपने एक कोल्ड वर्क परमिट लिया और उसके साथ आपने हॉट वर्क परमिट भी लिया है तो आप उसको टाई इन कर देंगे यहाँ पर कि आपका पता लगे कि आपका कोल्ड वर्क भी परमिट है और हॉट वर्क भी है। यहाँ आपने नंबर 1 लिखना है, टाइप ऑफ परमिट, यहाँ आपने कोल्ड वर्क पर ये कोल्ड वर्क परमिट है, आपने हॉट वर्क लिया तो आपने इधर हॉट वर्क परमिट लिखना है, इधर परमिट नंबर और डेट ऑफ इशू लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने अपना टाइप ऑफ परमिट जो है हॉट वर्क परमिट या व्हीकल परमिट जो भी लेंगे यहाँ पर लिखेंगे, उसका परमिट नंबर लिखेंगे, डेट ऑफ इशू, क्योंकि इसको आपने टाई कर देना होता है अपने दूसरे परमिट के साथ। तो इसी तरह आपका जो है परमिट का ये ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा हार्ड वर्क परमिट के बारे में, और मैं सारी वीडियोस जो हैं सब परमिट्स के बारे में बताऊंगा। तो आप सारी वीडियोस देख लीजिएगा मेरी इसमें जाके, मेरे चैनल पे जाके। तो अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने इंजीनियर फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलें मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।